class. This is Mohammad Hashim Zia, and you guys are watching Mathflix by Hashim Zia. बेटा आज की क्लास के अंदर नस के टॉप 10 एमसीक्यूज को लेक्चर सीरीज को दोबारा से आगाज करेंगे। आज की क्लास के अंदर नस के पास पेपर्स के मजीद एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। बाय द वे, अगर आप में से फर्स्ट टाइम को इस लेक्चर सीरीज को देख रहा है, मैं एक बात बहुत कैटेगोरिकल वे में आपको समझा देता हूं कि बेटा मैं अभी तक नस के मोर देन 5000 पास पेपर्स के एमसीक्यूज सॉल्व करवा चुका हूं। यह चीज आपको किसी पाकिस्तान की एप्लीकेशन के अंदर, किसी यूट्यूब के ऊपर कहीं नहीं मिलेगी। तो अगर आप मेरे पास पेपर्स की इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं तो लाजमी तौर के ऊपर आपने इसको बहुत तरीके से फॉलो करना है, तरीके से कवर अप करना है। एक चीज मैं यहां पे बहुत कैटेगोरिकल वे में आपको समझा देता हूं कि भाई नस के अभी तक मैं मोर देन 5000 एमसीक्यूज पास पेपर्स के सॉल्व करवा चुका हूं। याद रखिएगा, नस के सॉफ्टवेयर के अंदर हजारों क्वेश्चंस हैं और मेरी ये कोशिश थी 2022 से लेकर आज तक कि नस के टेस्ट जैसे जैसे होते जाएं, उनके सॉफ्टवेयर में जितने क्वेश्चंस हैं वो बच्चों के लिए मैं लेकर आता जाऊं, सॉल्व करवाता जाऊं। इसके अलावा नस के पास पेपर्स आज तक के जितने अवेलेबल थे, मैं वो भी सारे के सारे आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूं। तो आपने लाजमी तौर के ऊपर यह काम करना है कि भाई अगर आप नस की तैयारी कर रहे हैं तो खुदारा एक चीज अपनी गट्टी से बांध लीजिए कि भाई इस प्लेलिस्ट के अंदर जो आप देखोगे छोटी वाली वीडियोस हैं, जो 30 मिनट वाली वीडियोस है जिसमें 10-10 एमसीक्यू सॉल्व करवाए हुए हैं, तो कोशिश करो एटलीस्ट दिन में वो 3 वीडियोस लाजमी तौर पे कवर करो। आपका कोई भी टारगेट है, नस का नेट 3 टारगेट है, नेट 4 टारगेट है, कोशिश करो कि जो भाई 3-3 वीडियोस है उनको कवर करो। और जो बड़ी वीडियोस है, मैराथन है, 6 घंटे की वीडियो है, 2 घंटे की वीडियो है, वो दिन में एक लाजमी तौर पे कवर अप करो। अगर आप छोटी वीडियोस कवर नहीं कर रहे तो उनको कवर करो, क्योंकि काफी सारे बच्चों के पेपर के अंदर याद रखिएगा, कुछ बच्चों के पेपर में 2024 से क्वेश्चन आएंगे, किसी के क्या बात 2025 का आएगा। भाई सॉफ्टवेयर को थोड़ी पता है कि सर हाशिम की कौन सी वीडियो में कौन सा क्वेश्चन है। सॉफ्टवेयर में तो रैंडमली हजारों क्वेश्चंस मौजूद हैं और जब आप पेपर देने के लिए नस का बैठोगे तो मैथ्स के पोर्शन के 100 एमसीक्यूज कहीं से भी शफल होकर आ जाएंगे। मैथ्स के पोर्शन में 100 एमसीक्यूज कहीं से भी शफल होकर आ जाएंगे। तो यू हैव नो आइडिया रिगार्डिंग दिस थिंग। तो आपका उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। तो पूरी प्लेलिस्ट को कवर अप करना है। अगर देखो, अगर कवर अप करना है तो आपको ये पूरी प्लेलिस्ट को कवर करना पड़ेगा। याद रखिएगा, इस पूरी प्लेलिस्ट को कवर करें। इसके अलावा मैं लाजमी तौर पे बच्चों को रिकमेंड करता हूं कि बेटा मेरा न्यू बैच अभी स्टार्ट हुआ है, इस बैच का लाजमी तौर पे हिस्सा बनिए। तो बैच का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस होती हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो आपके पास एनालिटिकल रीजनिंग हो। और सबसे बढ़ के जो चीज मैं अपने बच्चों को प्रोवाइड करता हूं, एक छोटी सी फीस के अंदर आप पाकिस्तान की तमाम टॉप यूनिवर्सिटीज की तैयारी कर सकते हो। इधर इट इज फ्रॉम द इंजीनियरिंग साइड, इधर इट इज फ्रॉम द बिजनेस साइड। आप नस बिजनेस की भी, नस इंजीनियरिंग की भी इसी बैच में तैयारी कर सकते हो। आपकी प्रॉपर्ली एडवांस मैथ्स की क्लासेस अलग होंगी, आपकी बिजनेस मैथ्स की क्लासेस अलग होंगी, जर्नल मैथ्स की, बेसिक मैथ्स की क्लासेस आपकी अलग होंगी, आपकी केमिस्ट्री की, मैथ्स की, फिजिक्स की, इंग्लिश की क्लासेस अलग होंगी, एनालिटिकल रीजनिंग की, आईक्यू की क्लासेस अलग होंगी। तो आप तमाम यूनिवर्सिटीज की कंप्लीट तैयारी कवर कर सकते हो और पाकिस्तान की टॉप की फैकल्टी आपको यहां पे पढ़ाएगी। वो फैकल्टी जो किसी इंस्टीट्यूट में जब पढ़ाती है तो आप उस इंस्टीट्यूट को 60,000 रुपए पे करते हो, 70,000 रुपए पे करते हो, वो चीज यहां पे आपको मिलेगी। आपकी मल्टीपल टाइम आपका कोर्स कवर होगा। तो यानी कि ये कोर्स सिर्फ 2 महीने का, 3 महीने का नहीं है। जब तक आपकी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट कवर नहीं हो जाएंगे तब तक आपका ये कोर्स चलता रहेगा और उस वक्त तक आपका कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर होगा। यानी कि एक दफा नस के लिए कोर्स कवर होगा, एक दफा फास्ट के लिए होगा, एक दफा जीआईकेआई के लिए होगा, एक दफा एनईडी के लिए होगा, एक दफा आईबी के लिए होगा, एक दफा कॉमसेट्स के लिए होगा, एंड सो ऑन। यानी कि मल्टीपल टाइम आपको कोर्स कवर करवाया जाएगा। इसके अलावा जो भी लाइव क्लास होती है आपको उसकी प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड सेशन प्रोवाइड किया जाता है। जो भी आपकी लाइव क्लास होती है उसका ना सिर्फ रिकॉर्डेड सेशन प्रोवाइड किया जाता है बल्कि कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी बेटा आपको प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा देखो, एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट दी टाइम मैनेजमेंट। एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट कि आप कहीं से भी तैयारी कर लो, बट अगर आपने टेस्ट सही तरीके से नहीं दिए, आपने अगर टेस्टों को अच्छा नहीं दिया, अगर आपको यही नहीं पता कि यार नस के अंदर क्वेश्चंस किस पैटर्न के आते हैं, किस तरह के आते हैं, आपने तैयारी कहीं से भी कर ली मगर अगर आपको वो एक्सपोजर ही नहीं मिला तैयारी करते हुए टेस्ट देने का, तो क्या फायदा उस तैयारी का। तो भाई याद रखिएगा, एप्टीट्यूड में टेस्ट बड़े मैटर करते हैं। तो यहां पे हमारे बैचेस के अंदर आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होती हैं और उसमें टाइमर होता है। जिस तरह के टेस्ट आपके नस के होते हैं, फास्ट के होते हैं, सेम पैटर्न के टेस्ट हमारे पास आपके कंडक्ट होते हैं। ना सिर्फ टेस्ट कंडक्ट होते हैं बल्कि उनका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो ये तमाम चीजें हमारे बैचेस के अंदर आपको प्रोवाइड होंगी, मिलेंगी। तो लाजमी तौर पे आपने इसका हिस्सा बनना है। मल्टीपल टाइम कोर्स कवर होगा, चाहे आप एनईडी के राउंड 1 की तैयारी कर रहे हो, नस के नेट 3 नेट 4 की तैयारी कर रहे हो, राउंड 2 की तैयारी कर रहे हो, फास्ट की तैयारी कर रहे हो, मल्टीपल टाइम कोर्स कवर होगा। तो इट इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। तो लाजमी तौर पे अपने बैच का हिस्सा बनना है। आज की क्लास का आगाज करेंगे। आज की क्लास के अंदर सबसे पहले नंबर के ऊपर जो क्वेश्चन आ रहा है, ये आ रहा है सीक्वेंस एंड सीरीज से। एग्जामिनर कहता है द फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस, द फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस an is equal to 2n plus 3 is dash।
एग्जामिनर कहता है पांचवी टर्म की वैल्यू बताओ इस सीक्वेंस के अंदर। अब देखो यहां पे ये जो क्वेश्चन आ रहा है, आपको एक जनरल टर्म गिवन है। जनरल टर्म क्या गिवन है? an इज इक्वल टू 2n प्लस का 3। आपको पांचवी टर्म बतानी है, तो पांचवी टर्म का मतलब है a फिफ्थ। तो यानी कि जहां जहां n आ रहा है वहां पे 5 की वैल्यू डाल दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 5 2 10, तो ये बन जाएगा 10 प्लस का 3। तो 10 प्लस का 3 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 13 के बराबर। यानी कि सिंपल तरीके से मेरे पास a5 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 13 के बराबर। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। यानी कि देखो भाई, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है? एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि a5 की वैल्यू किसके बराबर है? 13 के बराबर है। क्योंकि देखो एग्जामिनर ने आपको एक जनरल टर्म दी हुई थी और आपसे पांचवी टर्म की वैल्यू पूछी हुई है। तो भाई ये वाले क्वेश्चन नस में बहुत आते हैं कि आपको कोई ना कोई जनरल टर्म दे दी जाएगी और आपको वहां पे क्वेश्चन n की वैल्यू पे सॉल्व करना होगा। या फिर इसी क्वेश्चन की एक टाइप और होती है कि आपको एग्जामिनर कह देगा कि भाई तुम्हारे पास जो है ना, चौथी टर्म आपको या तो एक सीरीज दे दी जाएगी, आपको या तो एक सीरीज दे दी जाएगी कि भाई लेट सपोज 1,2,5,7, और आपको ऑप्शंस के अंदर जनरल टर्म्स गिवन होंगी। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आता है पेपर में। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का फिर तरीका ये होता है कि आप बारी बारी जनरल टर्म के अंदर n की वैल्यू 1 डालते हो, तो अगर आप देखो कि भाई यहाँ पे आपको पहली वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही, फिर n की वैल्यू 2 डालोगे तो दूसरी वैल्यू मिलनी चाहिए, फिर n की वैल्यू 3 डालोगे तो तीसरी वैल्यू मिलनी चाहिए। तो जिस जनरल टर्म पे फॉर्म हो रही होती है वो सीरीज, तो उसका करेक्ट आंसर होता है। इस तरीके से भी वाला क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इनका ख्याल रखिएगा लाजमी तौर पर। ये वाले क्वेश्चंस बहुत पेपर में आते हैं कि जनरल टर्म आपको गिवन होती है और आपको सिंपल तरीके से कोई ना कोई स्पेसिफाइड टर्म की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। वैसे मैंने सीक्वेंस सीरीज में बहुत सारी ट्रिक्स आप लोगों को सिखाई थी, मैंने सीक्वेंस सीरीज के अंदर। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है द हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी। अरे भाई बेसिक चीज है। देखो एग्जामिनर कभी भी हार्मोनिक मीन की वैल्यू पूछे तो हमेशा याद रखिएगा, हार्मोनिक मीन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? हार्मोनिक मीन कभी भी दुनिया में अगर आपको कैलकुलेट करना है, इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 2ab डिवाइडेड बाय ए प्लस का बी। कभी भी दो टर्म्स के दरमियान अगर हार्मोनिक मीन निकालना है तो निकालने का फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू ए बी। ए का मतलब होता है पहला एक्सट्रीम नंबर, बी का मतलब होता है दूसरा एक्सट्रीम नंबर, डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। तो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी। मेरा टाइपिस्ट एक अच्छा आदमी है, यहाँ पे बी होना चाहिए था। सही है। अच्छा, सिमिलरली अर्थमेटिक मीन क्या होता है? इसको भी जहन में बैठा लो भाई। अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये होता है ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली अगर कभी भी एग्जामिनर पूछता है ज्योमेट्रिक मीन किसके बराबर होता है, तो ये होता है बेटा प्लस माइनस का अंडर रूट ए बी के बराबर। तो ये चंद बुनियादी चीजें जिनका आपने बड़ा ख्याल रखना है कि हार्मोनिक मीन क्या है, अर्थमेटिक मीन क्या है, ज्योमेट्रिक मीन क्या है। अच्छा, इसके ऊपर एक क्वेश्चन है जो बहुत पेपर में आता है। अक्सर पेशतर आप देखोगे पेपर में ये वाला क्वेश्चन इतना ज्यादा आता है और अक्सर बच्चे इसको फिर भी बैठ के सोच रहे होते हैं। भाई मैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में कहता हूं कि वो तुम्हें देखते साथ ही याद हो जाने चाहिए। तो ये ए कॉमा जी कॉमा एच का एक क्वेश्चन होता है, इसके इसी टॉपिक से लिंक है। ये अक्सर पेशतर आपको नर्स के तकरीबन हर दूसरे पेपर में मिलेगा, या एनईडी के अंदर भी बहुत आता है, नर्स में भी आता है, फास्ट में भी आता है। एग्जामिनर कहते हैं कि भाई ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पे किसके बराबर होगा? एग्जामिनर कहता है कि भाई अगर अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन आपको गिवन है इस तरीके से, तो बताइए ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू क्या होगी? अरे भाई देखो, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? ये आपको यहाँ पे पहला आपका एक्सट्रीम नंबर गिवन है, ये आपका दूसरा एक्सट्रीम नंबर गिवन है। तो भाई जो वैल्यू बीच में होती है उसके रिस्पेक्ट से हम क्या अप्लाई करते हैं? उसके रिस्पेक्ट से हम लोग अप्लाई करते हैं मीन का फॉर्मूला। तो ज्योमेट्रिक मीन बीच में आ रहा है तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो प्लस माइनस का अंडर रूट के अंदर आपके पास ये ए की ए आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है? एच आ रहा है। तो जी किसके बराबर होता है? प्लस माइनस के रूट ए एच के। या फिर अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच। तो अक्सर वो पेशतर इसकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है। The geometric mean square is the geometric mean square is the product of arithmetic and harmonic mean। ये अक्सर पेशतर थ्योरेटिकल एमसीक्यूज के तौर पे भी आता है। The geometric mean square is the product of arithmetic harmonic, the sum of arithmetic harmonic, the mean of arithmetic harmonic। इसके बराबर होता है। The geometric mean square is product of arithmetic and harmonic mean। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अक्सर पेशतर आपको पेपर में दिखेगा। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है अगेन मेरे लेक्चर से लिया गया, बड़ा बेहतरीन एक कॉन्सेप्ट, अक्सर वो पेशतर नस्ट के अंदर पूछा जाने वाला क्वेश्चन। पास्ट पेपर्स में कई दफा आपको एक कॉन्सेप्ट मिलेगा। एग्जामिनर कहता है 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल किसके बराबर होगा? यानी कि देखो एग्जामिनर यहां पे क्या कह रहा है, 8 फैक्टोरियल है और नीचे आ रहा है 6 फैक्टोरियल। याद रखिएगा फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट को सॉल्व कैसे करते हैं। या तो ये क्वेश्चन इस तरीके से नस में पूछा जाता है या फिर ये क्वेश्चन इस तरीके से नस के अंदर पूछा जाता है। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, अक्सर बच्चों को मालूम ही नहीं होता। भाई देखो फैक्टोरियल का कभी भी कॉन्सेप्ट आ जाए तो फैक्टोरियल की लॉजिक ये होती है कि आपने हमेशा फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में बड़े वाली टर्म को एक्सपेंड करवाना है, ओपन करवाना है। तो भाई 8 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल में से बड़ी वैल्यू कौन सी? अगर मैं आपसे पूछूं भाई बड़ी वैल्यू कौन सी इन दोनों में से, आप बोलोगे सर 8 फैक्टोरियल बड़ी है, तो वेरी गुड भाई, शाबाश। 8 फैक्टोरियल को जरा एक्सपेंड करवा दो। कहां तक एक्सपेंड करवाओगे? 6 तक, ताकि नीचे वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो सके।
तो नीचे आ रहा था 6 फैक्टोरियल, तो 6 से 6 फैक्टोरियल क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। सिंपल क्या बच गया, 8 into 7, 8 7 इज 56। कैसे सॉल्व किया, सिंपल तरीके से आंसर आ गया। भाई कैसे सॉल्व किया दोबारा समझ लो। लेट सपोज ऊपर लिखा हुआ है 5 फैक्टोरियल, नीचे लिखा हुआ है 7 फैक्टोरियल, ये क्वेश्चन आ जाता है। फैक्टोरियल के क्वेश्चन में अगर दो फैक्टोरियल्स डिवाइड हो रहे हैं, हमेशा बड़ी वाली वैल्यू को एक्सपेंड करवाओगे। तो देखो आपके पास 7 फैक्टोरियल बड़ा होता है, इसको एक्सपेंड करवाऊंगा। फैक्टोरियल एक्सपेंड कैसे होता है कि हमेशा नीचे पिछले नंबर्स का प्रोडक्ट लेते जाते हैं आप। तो मैं कहां तक 7 फैक्टोरियल का प्रोडक्ट लूंगा, खाली 5 तक। तो ये बन जाएगा 7 into 6 into 5, 5 फैक्टोरियल पे ले जाकर रोक दूंगा, तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट जाएगा। अब की बारी में क्या बन गया, ये बन गया 1/7 6 इज 42, तो इसका आंसर होगा 1/42। या फिर बहुत दफा ये क्वेश्चन पेपर में ऐसे आता है, ये जो क्वेश्चन है ना भाई, ये तो अजबर तुम्हें मालूम होनी चाहिए इसकी लॉजिक। ये बेतहाशा नस्ट में आया हुआ है। एग्जामिनर कह रहे हैं ऊपर आ रहा है n फैक्टोरियल, नीचे आ रहा है n-1 फैक्टोरियल। भाई इसकी लॉजिक भी सेम ही है। ये जो यहाँ की लॉजिक है ना, यहाँ की जो लॉजिक है, सेम लॉजिक यहाँ पे होती है। मगर बच्चे बेचारे कंफ्यूज जाते हैं, सर वेरिएबल का फैक्टोरियल गिवन था। अरे भाई वेरिएबल का फैक्टोरियल गिवन था तो उसमें परेशान होने की बात क्या है। अगर वेरिएबल का फैक्टोरियल गिवन है तो उसमें परेशान होने की बात क्या है, सेम लॉजिक है। वेरिएबल के फैक्टोरियल को भी सॉल्व कैसे करोगे आप, सबसे पहले देखो इन दोनों वेरिएबल में से बड़ा वाला वेरिएबल कौन सा है। भाई ये n वेरिएबल आ रहा है n फैक्टोरियल, ये आ रहा है n-1 फैक्टोरियल, तो बड़ी वैल्यू कौन सी है, n फैक्टोरियल की। तो इसको जरा एक्सपेंड करवाओ। तो कैसे एक्सपेंड करवाओगे, पहले लिखोगे n को, फिर इसमें से एक माइनस करोगे, तो इत्तेफाक से यहीं पे रोक दोगे क्योंकि नीचे वाली वैल्यू फॉर्म हो गई ना। नीचे क्या था, n-1 फैक्टोरियल था, तो इस n-1 फैक्टोरियल से n-1 फैक्टोरियल क्या हो गया, कैंसिल आउट। आंसर क्या आ गया, n के बराबर। बात समझ में आती है भैया। क्या करना है, अगेन सेम काम करना है, एक्सपेंड करवा रहे हैं। अच्छा एक्सपेंड ऐसे करवा क्यों रहे हैं, देखो कभी भी किसी भी टर्म के साथ अगर फैक्टोरियल लिखा हुआ होता है, आप करते क्या हो, एक दफा उस टर्म को ऑलरेडी लिखते हो, फिर उसमें से एक माइनस करके लिखते हो, तब 3 आता है, फिर दो माइनस करते हो तो क्या आ जाएगा, आपके पास 2 आ जाएगा, फिर मजीद माइनस करो और ये 1 तक चलता जाता है आपके पास, सही है ना। तो कहने का मकसद क्या होता है कि भाई लेट सपोज अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, एक तरफ लिखा हुआ है n-1 फैक्टोरियल, एक तरफ लिखा हुआ है n-3 फैक्टोरियल। ये वाला क्वेश्चन भी नेक्स्ट में बहुत दफा आ चुका है, इसी लॉजिक का क्वेश्चन है, इसी टॉपिक का क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आ जाए तब क्या करोगे। भाई सॉल्व करने का देखो पैटर्न क्या है, सबसे पहले आपने ऊपर और नीचे वैल्यू में बड़ी वाली वैल्यू को देखना है। तो भाई ऊपर और नीचे में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, साफ तौर पे दिख रहा है मेरे पास कि भाई यहां पे बड़ी वैल्यू कौन सी है, आपके पास n-1 फैक्टोरियल बड़ा है, n-3 छोटी वैल्यू होगी ना बेटा, तो हम इसको एक्सपेंड करवाएंगे। एक दफा इसको एडिट लिखोगे, फिर क्या करोगे, फिर इसमें से एक को माइनस करोगे, सही है ना। अभी भी वो नहीं बना क्योंकि नीचे मुझे n-3 चाहिए, तो n-1 -1 -2 बन जाएगा। अच्छा अगली दफा बन सकता है, अगर n-1 माइनस का 2 करूंगा, यहां पे ले जाकर रोक देता हूं क्योंकि देखो -1 -2 -3 बन जाएगा ना, ताकि नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। तो अब फाइनली मेरा आंसर क्या आ गया, ये आ गया n-1 और -1 ये आ गया n-2, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो भाई ये वाली जो वेरिएबल फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट होता है नस्ट में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, लाजमी तौर पे आपको याद होना चाहिए ये कॉन्सेप्ट बेटा। देखो ये छोटी छोटी बातें कोई नहीं बताएगा, ये जो पास्ट पेपर्स की पूरी मेरी सीरीज है, इसमें मैंने आपको वो ट्रिक्स बताई हुई जो ट्रिक्स मैं अपने बैच के बच्चों को बताता हूं। तो भाई लाजमी तौर के ऊपर अगर आप बैच का हिस्सा बनते हो, सारी चीजें क्लास में मैं आपको पढ़ा रहा होता हूं। ये पूरी की पूरी पास्ट पेपर्स की सीरीज के अंदर हमने डिस्कस ट्रिक्स को करा हुआ है, हमने डिस्कस इन ट्रिक्स के जरिए करा है कि भाई कितनी सारी ट्रिक्स होती हैं। तो भाई ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आया हुआ है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसमें एग्जामिनर आपसे क्या कहता है, एग्जामिनर कहता है कि भाई 16 कॉम्बिनेशन 11 प्लस 16 कॉम्बिनेशन 10 किसके बराबर होगा। भाई देखो इस क्वेश्चन की लॉजिक को समझ लो, ये क्वेश्चन भी अगेन कॉम्बिनेशन का बहुत पेपर में आता है। इनफैक्ट मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं, भाई देखो मुझसे अगर तालीम हासिल कर रहे हो ना, मुझसे कुछ शॉर्टकट जरूर सीखो। हमेशा याद रखिएगा, मैं आपको कुछ बेसिक ट्रिक्स बता रहा हूं कॉम्बिनेशन की। अगर कभी भी कॉम्बिनेशन में ऊपर कोई भी नंबर आ रहा हो, बट अगर नीचे वाला नंबर जीरो होगा ना, हमेशा आंसर बराबर होता है किसके, 1 के। फॉर एग्जाम्पल 14 कॉम्बिनेशन 0 आंसर 1 होगा, 7 कॉम्बिनेशन 0 आंसर 1 होगा। ये बेसिक ट्रिक्स है भाई, कोई टीचर नहीं बताएगा आपको। कॉम्बिनेशन के अंदर अगर नीचे वाली वैल्यू किसके बराबर है, 0 के, हमेशा ओवरऑल आंसर 1 के बराबर आता है। वाइल अगर कॉम्बिनेशन के अंदर कभी भी ऊपर कोई भी नंबर हो, नीचे अगर 1 आ जाए, नीचे अगर 1 आ जाए, तो इसका आंसर होता है ऊपर वाली वैल्यू का एडिट आना। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे लिखा हुआ आ जाए 4 कॉम्बिनेशन 1, तो भाई ऊपर कोई भी वैल्यू हो, नीचे बट अगर 1 आ रहा होगा ना, इसका आंसर होगा ऊपर वाली वैल्यू एडिट आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखो 9 कॉम्बिनेशन 0 का मतलब क्या है, 1। अगर कॉम्बिनेशन में नीचे 0 आ रहा है तो ओवरऑल आंसर 1 होगा। अगर कॉम्बिनेशन में नीचे 1 आ रहा है तो जो भी ऊपर वैल्यू थी वो एडिट आंसर के तौर पे आ जाएगी। और अगर कभी भी कॉम्बिनेशन के अंदर, अगर कभी भी कॉम्बिनेशन के अंदर ऊपर और नीचे की वैल्यू क्या आ जाए सिमिलर, तो इसका आंसर भी 1 के बराबर होता है। कभी भी कॉम्बिनेशन में अगर ऊपर और नीचे की वैल्यू क्या आ जाए सिमिलर, तो इसका आंसर भी 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे
लिखा हुआ आ जाए 12 कॉम्बिनेशन 12, इसका आंसर क्या होगा? 1 के बराबर। तो भाई ये कुछ बेसिक हैक्स हैं, कोई आपको बताने नहीं वाला, नो वन इज गोइंग टू सेव योर लाइफ। तो भाई ये तमाम बेसिक बातें मैं आपको बड़ी डिटेल में मैंने अपने लेक्चर में बताई भी होती हैं। अच्छा, एक और बड़ी मशहूर ट्रिक है, अगर कभी भी कॉम्बिनेशन में ऊपर जो भी नंबर आ रहा है उससे जस्ट एक कम नंबर आ जाए, तब भी आंसर हमेशा ऊपर वाली वैल्यू होता है। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे लिखा हुआ है 14 कॉम्बिनेशन, जो भी ऊपर वैल्यू आ रही है नीचे वाला नंबर जस्ट उससे एक कम हो, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऊपर वाली वैल्यू एडिड इज एक दफा। ये बेसिक हैक्स होते हैं कॉम्बिनेशन के अंदर, ये चार बड़े मशहूर कॉन्सेप्ट्स हैं कॉम्बिनेशन के। कोई टीचर आपको नहीं शॉर्टकट सिखाएगा भाई, ये शॉर्टकट्स आपकी जिंदगी में बहुत काम आएंगे, दुआएं दोगे बेटा, पहले बता रहा हूं। तो ये चार बड़े मशहूर शॉर्टकट्स होते हैं। अच्छा, अब देखो यहां पे एग्जामिनर कह रहे हैं 16 कॉम्बिनेशन 11 प्लस 16 कॉम्बिनेशन 10। यहां पे कॉम्बिनेशन का हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है? हमेशा याद रखिएगा, कॉम्बिनेशन के अंदर एक ट्रिक होती है कि एन कॉम्बिनेशन आर प्लस का एन कॉम्बिनेशन आर माइनस का 1, ये हमेशा किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा एन प्लस 1 कॉम्बिनेशन आर के। यानी कि कभी भी एन कॉम्बिनेशन आर हो और उसको आप ऐड करवा रहे हो, यानी कि उसको आप ऐड करवा रहे हो किसके साथ? अगली ऐसी वैल्यू के साथ जो जो आपके उसका एन सिमिलर है मगर आर उसके बस एक कम है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं कहीं पे लिखा हुआ है 9 कॉम्बिनेशन 5 प्लस का 9 कॉम्बिनेशन 4, यानी कि दोनों का ऊपर वाला एन सिमिलर है और नीचे वाला जो आर है वो इसका एक ज्यादा है, इसका एक कम है, यानी कि इसका जो भी वैल्यू आ रही है इसकी, उससे एक कम इसकी वैल्यू है। तो ये इस सूरत के अंदर फॉर्मूला क्या फॉर्म होता है? फॉर्मूला फॉर्म होता है एन प्लस वन, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो आंसर क्या होगा? एन प्लस वन, ऊपर वाली वैल्यू में एक इजाफा, तो 9 प्लस का 1 10 बन जाएगा। कॉम्बिनेशन आर, आर बराबर है किसके? 5 के। तो चेक कर लेना बेटा, 10 कॉम्बिनेशन 5 का वही आंसर होगा जो 9 कॉम्बिनेशन 5 प्लस 9 कॉम्बिनेशन 4 का होगा। तो भाई यहां पे देखो आपका आंसर क्या होगा? 16 कॉम्बिनेशन 11 प्लस 16 कॉम्बिनेशन 10 किसके बराबर होगा? दोनों में देखो ऊपर एन सिमिलर आ रहा है, नीचे आर आपका एक कम आ रहा है, तो क्या कर दोगे बेटा? सिंपल तरीके से एन में एक इजाफा, तो 16 प्लस का एक 17 बन जाएगा। कॉम्बिनेशन का कॉम्बिनेशन, आर आपका एक्चुअल आर क्या था? आर आपका था 11 के बराबर, तो आपका आर क्या आ जाएगा? 11 के बराबर। 17 कॉम्बिनेशन 11 विल बी योर करेक्ट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। भाई ये ट्रिक्स कोई और नहीं बताने वाला। आप बोलोगे सर ये बड़ी आसान सी ट्रिक है, भाई आसान नहीं है, आसान बनाई गई है। तो भाई ये तमाम की तमाम चीजें आपको बैच में कवर करवाई जाती हैं, एक एक चीज आपको बहुत डिटेल तरीके से मैं अपने बैचेस में कवर अप करवाता हूं। और अगर आप चाहते हो कि आप भी 170 का स्कोर करो नस्ट के एग्जाम के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शागिर्दों ने 170 प्लस का स्कोर नेट नंबर 4 2024 में भी किया, और इस साल नेट नंबर 1 नेट नंबर 2 के अंदर भी बेतहाशा बच्चों ने 160 प्लस का स्कोर किया, 165 प्लस का स्कोर किया, 170 का स्कोर किया। तो अगर आप चाहते हो कि आपका भी अच्छा स्कोर आए तो लाजमी तौर के ऊपर बैच का हिस्सा बनिए। इस बैच में आपकी डिटेल के अंदर हर चीज की तैयारी कवर अप करवाई जाएगी, एक एक चीज आपको डिटेल तरीके से कवर अप करवाई जा रही होती है। लाइव क्लासेस के अंदर तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लैरिफाई किए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है, in the expansion of a plus x whole power n, the sum of the exponent of a and x in each term of the expansion is dash। अब देखो इसमें एग्जामिनर क्या कह रहा है। एग्जामिनर आपसे बड़ी मासूमाना बात कर रहा है, कहता है कि भाई तुम्हारे पास कभी भी कोई बाइनोमियल अगर एक्सपेंशन आ जाए, कभी भी तुम्हारे पास अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन आ जाए, तो तुम्हारे पास जो सम ऑफ एक्सपोनेंट्स होगा a और x का इन ईच टर्म ऑफ द एक्सपेंशन इज डैश। यानी कि देखो सम ऑफ एक्सपोनेंट्स का मतलब क्या है? वो पूछना चाह रहा है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, वो आसान भाषा में पूछना चाह रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी। हमेशा याद रखिएगा बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंदर अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स चेक करनी है तो जो भी आपकी पावर होती है उसमें एक इजाफा कर दो, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? n प्लस का 1। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे लिखा हुआ आ रहा है a प्लस बी की पावर 8, एग्जामिनर कहता है इसको एक्सपेंड करवाओगे तो बताओ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनेगी? तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनेगी? 8 प्लस का 1 9 के बराबर, यानी कि जब ये फॉर्मूला एक्सपेंड होगा तो 9 टर्म्स यहाँ पे आपके आंसर में आ रही होंगी। सिमिलरली कहीं पे लिखा हुआ आ रहा है a प्लस बी की पावर में 17, एग्जामिनर कहता है कि जब इसको तुम एक्सपेंड करवाओगे तो कितनी टर्म्स तुम्हारी आएंगी आंसर में? तो कितनी टर्म्स आएंगी? 17 प्लस का 1 18 के बराबर टर्म्स आएंगी। तो देखो बात समझो, एग्जामिनर यहां पे क्या कह रहा है? इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस x होल पावर n, द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ a एंड x इन ईच टर्म ऑफ द एक्सपेंशन इज डैश। तो जब तुम इसको ओपन अप करवाओगे तो कितनी नंबर ऑफ टर्म्स फॉर्म होंगी? n प्लस 1 के बराबर टर्म्स फॉर्म होंगी। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया हमारा? सॉल्व हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एग्जामिनर कह रहा है द नंबर ऑफ एक्सपेंशन ऑफ टर्म्स। यार नंबर ऑफ एक्सपेंशन ऑफ टर्म्स, अच्छा ये क्वेश्चन दो तरीकों से आ सकता है, मैं दोनों तरीकों से बता देता हूं, दो डिफरेंट एमसीक्यूज ताकि आप कवर हो जाए। एग्जामिनर यहाँ पे एक तो वही नंबर ऑफ टर्म्स वाली बात पूछ रहे हो, तो मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दी ना। अब ये मुझे नहीं पता दो दफा क्वेश्चन क्यों रिपीट हो रहा है, पर हो सकता है किसी ना किसी पेपर में आया हो। एग्जामिनर कह रहे हैं द नंबर ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द टर्म्स इन एक्स स्क्वायर माइनस का 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर होल पावर के अंदर 9 आ रहा है। सो भैया देखो सिंपल तरीके से आपके पास यहाँ पे क्या पावर आ रही है? 9 आ रही है। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है तो क्या बन जाएगा? 9 प्लस का 1, यानी कि 10 टर्म्स होंगी। इसका जब ये फॉर्मूला एक्सपेंड होगा
तो 10 टर्म्स आपके पास आ रही होंगी। क्या होगा? 10 टर्म्स आ रही होंगी। एग्जाम्पल नंबर ऑफ एक्सपेंशन पूछा है ना, तो n प्लस का 1 किसके बराबर होगा? 9 प्लस का 1 सिंपल तरीके से 10 टर्म्स के बराबर होगा। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 ट्रिगोनोमेट्री से एग्जामिनर कहता है cos स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस का sin स्क्वायर थीटा बाय 2 किसके बराबर होगा? अरे भाई बेसिक कॉन्सेप्ट है। इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो इसकी लॉजिक क्या है? वैसे इस क्वेश्चन को आप दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हो। एक तरीका तो बहुत ही बुनियादी है कि भाई देखो मुझे ये बात मालूम है कि दुनिया के अंदर हमारे पास cos स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के। तो भाई यहां पे तुम्हें कॉस स्क्वायर एंगल गिवन है पूरा थीटा बाय 2 प्लस का साइन स्क्वायर एंगल किसके बराबर होगा? 1/2 के बराबर होगा। आप चाहो तो इसको ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। नहीं तो इसको सिंप्लीफाई करने का एक तरीका और है कि आप कॉस थीटा बाय 2 का फॉर्मूला ओपन करवा लो। आप बोलोगे नहीं भाई मुझे तो इस फॉर्मूले पे सॉल्व नहीं करना, तो कॉस थीटा बाय 2 का फॉर्मूला क्या होता है? दो फॉर्मूलाज ट्रिगोनोमेट्री में ऐसे हैं जो कि आपको अजबर याद होने चाहिए। मैं हमेशा बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं, बेटा देखो दुनिया में खाना खाना भूल जाओ, सांस लेना भूल जाओ, मगर ट्रिगोनोमेट्री के ये दो फॉर्मुलाज कभी नहीं भूलना। पहले नंबर पे आता है cos थीटा बाय 2, इसका फॉर्मूला होता है किसके बराबर? अंडर रूट के अंदर 1 प्लस का cos थीटा, नीचे डिवीजन में 2 का 2। सही है ना? दुनिया में सांस लेना भूल जाना, इसको मत भूलना। फिर आता है आपके पास sin थीटा बाय 2 का फॉर्मूला। सिमिलरली देखो हमारे पास sin थीटा बाय 2 का फॉर्मूला किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है sin एंगल बाय 2 का फॉर्मूला, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का cos थीटा और नीचे डिवीजन में 2 का 2 एज इट इज। तो भाई मैंने क्या कहा? सांस लेना भूल जाना ट्रिगोनोमेट्री में, इन दो फॉर्मुलाज को नहीं भूलना। ये फॉर्मुलाज ट्रिगोनोमेट्री में एप्टीट्यूड में बहुत इस्तेमाल होते हैं। अगेन कह रहा हूं, सांस लेना भूल जाओ, खाना खाना भूल जाओ, जिंदा रहना भूल जाओ, मगर फॉर्मुलाज को नहीं भूलना। ये दो फॉर्मुला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें जिंदगी में बहुत काम आने वाले हैं। ये भी आपको समझ में नहीं आ रही क्यों? खैर है, cos थीटा बाय 2 सॉल्व करने का एक और तरीका क्या है? सिंपल इस पैटर्न पे सॉल्व कर लो। यहां पे आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 प्लस का cos थीटा, नीचे डिवीजन में 2, और रूट का रूट एज इट इज, बाहर स्क्वायर का स्क्वायर। देन यहाँ पे भी आ जाएगा मेरे पास सिंपल तरीके से, क्या मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस का cos थीटा बाय 2, बाहर स्क्वायर का स्क्वायर, अंडर रूट का रूट, स्क्वायर से रूट गया, स्क्वायर से रूट गया। तो यहाँ पे क्या बन गया? ये बन गया आपके पास 1 प्लस का cos थीटा, नीचे डिवीजन में 2, फिर प्लस के साइन के बाद यहाँ पे 1 माइनस का cos थीटा, इधर 2 का 2। तो प्लस cos थीटा से माइनस का cos थीटा कट जाएगा, 1 प्लस का 1 ऊपर आ जाएगा 2, नीचे वाला 2 से 2 भी कट जाएगा, तो यहां से भी आंसर 1 ही आएगा। ऑल दो भाई आपको वैसे ही फॉर्मूला पता है, पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई होता है, डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर लेते उससे भी आंसर 1 ही आ रहा था बेटा। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है, अगेन फॉर्मूला आ रहा है, देखो अगेन खाना खाना भूल जाना, मगर एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला मत भूल जाना। इस पे भी क्वेश्चन बहुत आ रहे होते हैं। एग्जामिनर कहता है द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कुलर रीजन ऑफ अ रेडियस r एंड सेंट्रल एंगल थीटा रेडियन s इज डैश। अब एग्जामिनर देखो मासूमियत सी बात कर रहा है, कहता है कि भाई एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कुलर रीजन का फॉर्मूला बताओ। सही है भाई, कैसे निकालोगे? मेरे प्यारे शागिर्दों हमेशा याद रखिएगा, दुनिया के अंदर एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है एरिया इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 r स्क्वायर थीटा के। अगेन खाना खाना भूल जाना, मगर सेक्टर ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला मत भूलना, इसके ज्योमेट्री के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो क्या फॉर्मूला? एरिया इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 r स्क्वायर थीटा के बराबर। अच्छा, इसके अलावा एक क्वेश्चन जो मैं अक्सर कहता हूं कि बेशक तुम हर चीज भूल जाओ दुनिया के अंदर, तुम सांस लेना भूल जाओ, मगर ये चीज लाजमी तौर पे कवर करके जाओ, डोमेन और रेंज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की। भाई ये टॉपिक बहुत आता है। आप कुछ भी ना करो यार, एटलीस्ट खुदारा 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 जो टेबल है ना बेसिक डोमेन और रेंज का, गूगल पे सर्च करोगे मिल जाएगा यार, कि साइन थीटा की डोमेन क्या होती है, कॉस थीटा की डोमेन क्या होती है, साइन इनवर्स की रेंज क्या है, कॉस इनवर्स की डोमेन क्या है। तो कुछ ना करो यार, ये कर लो, ये फ्री के तुम्हारे 2-3 नंबर का क्वेश्चन आ जाएंगे, तो ये बहुत पेपर में आता है। इसके अलावा पीरियड वाला जो कॉन्सेप्ट है ट्रिगोनोमेट्री से नस के अंदर, ये बहुत पूछा जाता है। आप देखोगे यार हर पेपर में ये चीज तो लाजमी रिपीट होती होती है। मैं बता बता के थक गया इस चीज को यार, लेक्चर्स में बोल बोल के थक गया। मैं अपने पास्ट पेपर्स की 5000 जो अभी तक लेक्चर्स में कवर करवा चुका हूं एमसीक्यूज में, तुम यकीन मानो 600 एमसीक्यू सिर्फ डोमेन रेंज के ऊपर होंगे, पीरियड के ऊपर होंगे, ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मुलास के ऊपर होंगे, ये वाले जो फॉर्मुला है हाफ एंगल वाले। तो कहने का मकसद क्या है कि भाई इनको लाजमी कवर अप करें अगर आप चाहते हैं कि आपके अच्छे नंबर हैं। ये टॉपिक फ्री के नंबर है, हर पेपर के अंदर मौजूद होते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है cos 2 पाई प्लस थीटा किसके बराबर होगा? भाई देखो cos 2 पाई प्लस थीटा किसके बराबर होगा? मेरे प्यारे शागिर्दों मैंने आप लोगों को अपने लेक्चर्स में इसको सॉल्व करने की ट्रिक सिखाई है। देखो 2 पाई का मतलब क्या होता है? 2 पाई का मतलब होता है यहाँ पे आपको गिवन है 360 डिग्री, आगे गिवन है प्लस का थीटा। अब देखो आपका रेफरेंस एंगल कहाँ का आ रहा है? अगर आप लोगों ने मुझसे तालीम हासिल करी है, मैंने इसकी शॉर्टकट आपको सिखाया था, इसके रट्टे मारने की जरूरत ही नहीं है। रेफरेंस एंगल आपका आ रहा है एक्स एक्सिस का, तो एक्स एक्सिस का मतलब ये है कि आपका जो क्वेश्चन में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, आंसर में भी वो सिमिलर रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। जो भी दूसरा एंगल है वो एज इट इज आ जाएगा। अब आपने देखना ये होता है
है कि आया आपका यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव में होगी कि नेगेटिव में होगी। तो बेटा देखो 360 डिग्री कहां पे मिलता है, 360 आपको यहां पे मिलता है। तो 360 प्लस थीटा का मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपका एंगल एग्जिस्ट करेगा। 360 प्लस थीटा का मतलब ये कि दोबारा से एंगल रिपीट होना स्टार्ट होगा, तो दोबारा से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप एग्जिस्ट करोगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव का होता है। इसीलिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, प्लस के कॉस थीटा के बराबर। क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, प्लस के कॉस थीटा के बराबर। इसलिए क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। भाई ये छोटी छोटी बातें आपको तमाम मैंने अपने लेक्चर्स में बताई हुई है, बैचेस में बताई हुई है। देखो बैच का सबसे बड़ा फायदा जो आपको मिलता है वो ये मिलता है कि आपकी प्रॉपरली लाइव क्लासेस होती हैं, आपके डाउट्स वहां पे सॉल्व होते हैं, आपको एक एक चीज डिटेल में पढ़ाई जाती है, आपको एक एक चीज गाइड की जाती है। तो भाई ये चीज आपको यूट्यूब पे कहीं और नहीं मिलेगी। आप पाकिस्तान की किसी बड़ी से बड़ी एकेडमी में चले जाओ, आपको वहां पे वो फैसिलिटीज नहीं मिलेंगे जो मैं अपने बैच के बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह प्रोवाइड करता हूं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसमें एग्जामिनर आपसे कहता है 2 sin अल्फा cos बीटा किसके बराबर होगा। अब देखो यहां पे अगेन जैसे मैंने आपसे कहा भाई ट्रिगोनोमेट्री से कोई बशर उससे जो है ना वो नहीं है कि भाई बच नहीं सकता। ट्रिगोनोमेट्री समथिंग जिसके फॉर्मूलाज आपके पेपर में बेतहाशा आएंगे, तो भाई खुदारा इनको डेरिवेटिव ट्रिगोनोमेट्री इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज लाजमी करके जाओ, अदरवाइज नस का खौफ देखना छोड़ दो। सही है ना, नॉर्मल सी बात है। अब देखो यहां पे सिंपल प्रोडक्ट टू सम का फॉर्मूला आ रहा है, तो 2 sin अल्फा cos बीटा किसके बराबर होता है। भाई हमें ये बात मालूम है कि 2 sin अल्फा cos बीटा बराबर होता है सिंपल तरीके से sin अल्फा प्लस का बीटा, आगे आता है प्लस का sin, फिर आगे आता है अल्फा माइनस का बीटा। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डॉग इज द करेक्ट आंसर। अच्छा इसके अलावा अगर मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, भाई पीरियड का क्वेश्चन नस में बहुत आता है, पीरियड का कॉन्सेप्ट नस में बेतहाशा आता है। तो पीरियड के कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लेते हैं, ये बहुत आता है। हमेशा याद रखिएगा साइन थीटा का और कॉस थीटा का जो स्टैंडर्ड पीरियड होता है ये बराबर होता है 2 पाई के, वाइल टेंजन थीटा का जो स्टैंडर्ड पीरियड होता है ये बराबर होता है पाई के। बहुत दफा एग्जामिनर आपसे बोलेगा चलो मुझे जरा साइन 3 थीटा का पीरियड बताओ। अब देखो अगर मुझे साइन थीटा का पीरियड निकालना है, साइन या कॉस का स्टैंडर्ड पीरियड 2 पाई है, टेंजन का स्टैंडर्ड पीरियड पाई है, बट यहां पे एग्जामिनर क्या कह रहे हैं, साइन 3 थीटा का पीरियड क्या होगा। तो रिमेंबर दिस थिंग, इफ आई नीड टू फाइंड द पीरियड ऑफ साइन 3 थीटा, तो वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। भाई आप पहले स्टैंडर्ड पीरियड को लिखोगे, साइन का स्टैंडर्ड पीरियड होता है 2 पाई के बराबर, और जो भी वैल्यू तुम्हारे एंगल से मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी, अगर डिवाइड हो रही होगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो साइन 3 थीटा का पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाय 3। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कहीं पे लिखा हुआ आ रहा है आपके पास टेंजन, यहां पे आ रहा है टेंजन x डिवाइडेड बाय 3, इसका पीरियड एग्जामिनर कहता है बताओ क्या होगा। देखो टेंजन का स्टैंडर्ड पीरियड क्या है, पाई के बराबर, जो भी वैल्यू तुम्हारे एंगल से मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगी, और अगर कोई वैल्यू डिवाइड हो रही है दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो टेंजन x बाय 3 का पीरियड क्या होगा, 3 पाई के बराबर। ये कॉन्सेप्ट बेटा पीरियड वाला बेतहाशा पूछा जाता है नस के अंदर। देखो बेसिक बातें जो मैं आपको बहुत ज्यादा डिफाइन करता हूं बताता हूं, क्योंकि ये आपके नस के क्वेश्चन आपके हर पेपर में आपको मिलेगा। सिमिलरली डेरिवेटिव से एक क्वेश्चन जो आपको हर पेपर में मिलेगा ये होता है नेचुरल एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट, कि भाई एग्जामिनर बोलेगा डेरिवेटिव बताओ इसका, तो e की पावर x, e की पावर में x की पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होगा। भाई डेरिवेटिव में नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एक दफा आप अपने नेचुरल एक्सपोनेंट को एडिटिव लिखते हो, फिर पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे, तो x की पावर 5 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 5 इंटू एक्स की पावर 4। सिमिलरली कॉमन एक्सपोनेंट का क्वेश्चन हो गया, बेतहाशा आएगा। कॉमन एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है आपके पास लेट सपोज क्वेश्चन आ रहा है a की पावर में एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, तो a की पावर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा। एक दफा आप अपने कॉमन एक्सपोनेंट को एडिटिव लिखोगे, फिर ln का ln अप्लाई करोगे, जो भी बेस में नंबर आ रहा है उसको लिखोगे, फिर पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा। सिंपल इज दैट, क्या मुश्किल बात है इसमें, कोई चिंता की बात नहीं है भाई, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो ये तमाम की तमाम चीजें आप लोगों को जहन में रखनी है। तो भाई आज की क्लास के हम लोगों ने टॉप 10 एमसीक्यूज अपने मंतकी अंजाम पे पहुंचाए। मैं एक चीज आपको बार बार डिफाइन कर रहा हूं, दोबारा डिफाइन कर देता हूं, आप लोग किसी भी नस के टेस्ट को टारगेट कर रहे हो, चाहे नस का नेट नंबर 3 टारगेट कर रहे हो या नेट नंबर 4 टारगेट कर रहे हो, खुदारा कोशिश करो कि आप अपनी जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, जो भी आप अपनी तैयारी को परफॉर्म कर रहे हैं वो अपनी साथ साथ करें। आप अपनी जो भी तैयारी कर रहे हैं उसको साथ साथ करें। दिन में एक मामूल बना लीजिए कि जो अगर छोटी लेक्चर की मेरी प्लेलिस्ट की वीडियो है जिसके अंदर पास्ट पेपर्स मैंने कवर करवाए हुए हैं, तो एटलीस्ट दिन में ऐसी 2 या 3 वीडियोस कवर कर ले। जो 10-10 एमसीक्यूज वाली हैं वो दिन में 3 कवर करें। और अगर एक बड़ी वीडियो कवर कर रहे हैं 1 घंटे वाली, 2 घंटे वाली या 6 घंटे वाली मैराथन, तो फिर कोशिश करें कि दिन में एक वीडियो लाजमी तौर पे कवर करें। भाई मैं अभी तक नस के मोर देन 5000 एमसीक्यूज पास्ट पेपर्स के सॉल्व करवा चुका हूं। याद रखिएगा
मुझे नहीं पता कौन सा पेपर आपके पेपर में रिपीट हो जाए, कौन सा एमसीक्यूज कहां से रिपीट हो जाए, क्योंकि भाई सॉफ्टवेयर को थोड़ी पता है कि सर हाशिम ने ये क्वेश्चन 2022 में करवाया था, 23 में करवाया था या 24 में करवाया था। नस के सॉफ्टवेयर में हजारों क्वेश्चन फीड है, कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन रिपीट कर सकता है, कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। तो कोशिश करो इस प्लेलिस्ट में जितनी वीडियो है सबको कवर करो। आपने जैसी भी तैयारी कर रहे हो वो तैयारी साइड साइड चलती रहेगी, मगर साथ साथ दिन में एक वीडियो, दो वीडियो, तीन वीडियो लाजमी तौर पर कवर करो और इस बात को अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करो। मैं गारंटी दे सकता हूं अगर आपने इस प्लेलिस्ट को कवर करा है, आप आराम से नस के अंदर 170 प्लस का स्कोर कर सकते हो। सेकंड नंबर के ऊपर आप अपनी प्रॉपर तैयारी साथ साथ पूरी करें और प्रॉपर तैयारी कवर करने के लिए लाजमी तौर पे बैच को ज्वाइन करिए। देखो बैच को ज्वाइन करने का फायदा क्या होता है कि भाई इस बैच में आपकी प्रॉपर्ली लाइव क्लासेस कंडक्ट होती हैं। भाई इस बैच के मैं आपको चार मेजर फायदे बता देता हूं। पहला सबसे बड़ा फायदा कि प्रॉपर्ली लाइव क्लासेस कंडक्ट होंगी, लाइव क्लासेस में आपका कंप्लीट कोर्स कवर करवाया जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा फायदा कि बेटा इस बैच के अंदर जो भी लाइव क्लास होती है उसकी रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाती है। और ये लाइव क्लास सिर्फ आपकी मैथ्स की नहीं होती, बल्कि मैथ्स के साथ फिजिक्स की, इंग्लिश की, केमिस्ट्री या कंप्यूटर की, एनालिटिकल रीजनिंग की, बिजनेस मैथमेटिक्स की। वो बच्चे जो इंजीनियरिंग के साथ बिजनेस का टेस्ट देते हैं वो भी इस मामूली सी फीस के अंदर, आप इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी की तैयारी भी करते हो, आप बिजनेस यूनिवर्सिटी की तैयारी भी करते हो, आप सेट की तैयारी भी कर सकते हो, एनटीएस की तैयारी भी कर सकते हो। तो लाइव क्लासेस के अंदर तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स कवर होते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग, इंग्लिश, बिजनेस की इंग्लिश, आपके पास एडवांस मैथ्स, बिजनेस मैथ्स, बेसिक मैथ्स, जर्नल मैथ्स, इसके अलावा आपके पास केमिस्ट्री हो गई, फिजिक्स हो गई, आपके पास पर्टिकुलरली इंग्लिश का पोर्शन हो गया, एनालिटिकल रीजनिंग हो गई, आईक्यू का पोर्शन हो गया। तो आप फन की तमाम यूनिवर्सिटीज हो, आपके पास नस्ट हो, एनईडी हो, फास्ट हो, मेरान हो, जीआईकेआई हो, कॉमसेट्स हो, या फिर आपके पास यूईटी हो, आपके पास प्याज हो, एनटीएस हो, आप किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो, आप इस मामूली सी फीस में इस पूरे साल के बैच का हिस्सा बन सकते हो। इस बैच की खास बात ये होती है कि भाई हम ऑल दो कोर्स आपको 2 से 3 महीने में कवर करवा देते हैं, मगर फिर मल्टीपल टाइम रिवीजन करवाते हैं। मल्टीपल टाइम ये रिवीजन आपका चलता रहेगा। इस बैच के अंदर आपको बार बार पैसे नहीं भरने पड़ेंगे। एक ही दफा फीस के अंदर आप तकरीबन जब तक यूनिवर्सिटीज के टेस्ट चल रहे होंगे आप उस वक्त तक यूनिवर्सिटीज का हिस्सा बनते रहोगे, आप उस वक्त तक बैठ के इस बैच का हिस्सा रहोगे और आप उस वक्त तक बैठ के तमाम की तमाम चीजों को कवर अप करते रहोगे। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो लाजमी तौर पे बैच का हिस्सा आपने बनना है। तीसरे और चौथे नंबर के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि तमाम का तमाम प्रैक्टिस मटेरियल हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं विद सॉल्यूशन। इसके अलावा भाई प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं। मैं हमेशा बच्चों से एक बात कहता हूं कि भाई जितने भी ज्यादा मेहनत कर लो, आप कहीं से भी तैयारी कर लो, असल चीज होती है रेलिवेंट प्रैक्टिस मटेरियल, असल चीज होती है रेलिवेंट चीजों को सॉल्व करना, असल चीज होती है कि रेलिवेंट टेस्टों को देना। तो भी आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं विद द सेम पैटर्न एज द नर्स, फास्ट, एनईडी, यूईटी, फंग या फिर जीआईकेआई, कॉमसेट्स एंड टीएस। तो और वो जो भी टेस्ट कंडक्ट होते हैं वो टेस्ट सेम आपके प्रॉपर्ली टाइमर के साथ होते हैं, ताकि आपको एक आइडिया हो सके, एक्सपोजर मिल सके किस तरीके से यूनिवर्सिटीज के टेस्ट कंडक्ट हो रहे हैं। इसके अलावा जो भी टेस्ट कंडक्ट होते हैं भैया, इन टेस्टों को आपको प्रॉपर्ली वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है। इन टेस्टों को आपको प्रॉपर्ली वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है एंड सो ऑन। सेवेंथ नंबर के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि सबसे खास चीज होती है कि सारा का सारा हम प्रैक्टिस मटेरियल खुद प्रोवाइड करते हैं, टॉपिकल पास्ट पेपर खुद प्रोवाइड करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि बेटा आपकी डाउट सेशंस अलग से भी होते हैं, यानी कि एक आपकी लाइव क्लास जो पाकिस्तान की बेस्ट फैकल्टी होती है वो आपको पढ़ाती है, जिसमें पाकिस्तान के बेस्ट इंजीनियर्स, पाकिस्तान के बेस्ट डॉक्टर्स, पाकिस्तान के बेस्ट टीचर्स होते हैं, पीएचडी होल्डर्स होते हैं, बेस्ट फैकल्टी मेंबर्स होते हैं। एक चीज तो वो आपको लाइव क्लास में कवर अप करवाते हैं, वो सारा का सारा कोर्स वो आपको पढ़ाते हैं। डाउट सेशंस के अंदर हमारी जो डेडिकेटेड डाउट की फैकल्टी होती है वो आपकी डाउट क्लासेस को लेती है। ये लाइव क्लासेस के अलावा का फीचर है। तो मेरे बैच के बच्चों को ये तमाम की तमाम चीजें प्रोवाइड की जाती हैं, मिलती हैं। तो लाजमी तौर के ऊपर बैच का हिस्सा बन सकते हैं। इस बैच में आपकी कंप्लीट तैयारी इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल कवर अप हो रही होगी। तो बैच को ज्वाइन करने का तरीकेकार स्क्रीन पे आपके सामने ऊपर मौजूद है, उसके जरिए बैच का हिस्सा बन सकते हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साने।